हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेस क्यूटी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में वो है स्क्यूनेस। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ स्क्यूनेस। द मीनिंग ऑफ स्क्यूनेस इज लैक ऑफ सिमेट्री in the distribution of statistical series। देखिए, मैं आपको अलग से समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। सपोज़ आपके पास एक फ्रीक्वेंसी गिवन है लाइक 1 3 6 6 3 1। ये पैटर्न आपको गिवन है। आप देख रहे हैं कि इसमें पहले स्मॉल वैल्यू है, फिर इंक्रीज़ हो रही है और फिर हाईएस्ट पर पहुंचकर फिर ग्रेजुअली डिक्रीज़ हो रही है। तो ये एक पैटर्न है फ्रीक्वेंसी का, जिसको कि आप फ्रीक्वेंसी कर्व में शो भी कर सकते हैं। जैसे कि आप इसको ऐसे फ्रीक्वेंसी कर्व में शो कर सकते हैं कि स्मॉलर से स्टार्ट करते हुए ग्रेजुअली इट विल इंक्रीज टू द हाईएस्ट and then after reaching to the highest it will gradually come down like this। तो ये इसका एक पैटर्न है। आप देख रहे हैं कि ये जो शेप है ये एक बेल शेप्ड है, इसको हम कहते हैं बेल शेप्ड कर्व। और इसी बेल शेप्ड कर्व को हम सिमेट्रिकल कर्व भी बोलते हैं। वहीं दूसरी ओर यदि आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से गिवन है, जैसे कि 1 4 3 9 2 1, और यदि आप इसका फ्रीक्वेंसी कर्व प्लॉट करते हैं तो वो कुछ देखिए ऐसा आएगा। देखिए, जैसे आप 1 से स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द लोएस्ट वैल्यू, देन इट विल गो टू 4, देन यू हैव टू कम टू 3 अगेन, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 4 पे जाने के बाद फिर ये 3 वैल्यू आ जाती है, कम हो जाती है, तो हम 3 पे आ चुके हैं। फिर इट इज़ अगेन गोइंग अप टू 9। सो हम इस तरीके से इसको ड्रॉ कर सकते हैं कि ये 9 तक गया और फिर उसके बाद 2 और 1, यानी कि ये नीचे की तरफ आ रहा है कर्व। कुछ इस तरीके से कर्व आ सकता है। तो देखिए फ्रेंड, ये एक नॉर्मल कर्व नहीं है, सिमेट्रिकल कर्व नहीं है, ये बेल शेप्ड कर्व नहीं है, इसलिए हम इस कर्व को कहते हैं असिमेट्रिकल कर्व। सो टू अंडरस्टैंड मोर प्रिसाइसली, इसको और अच्छे से समझने के लिए we will try to understand the types of distribution। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन जो है दो तरह के होते हैं। एक होते हैं सिमेट्रिकल, जैसे कि अभी हमने ऊपर बात की थी सिमेट्रिकल, इसको हम नॉर्मल भी बोलते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और दूसरा होता है असिमेट्रिकल। और ये जो असिमेट्रिकल होते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जो नॉर्मल कर्व नहीं होते वो स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। देखिए, नॉर्मल कर्व, जैसे कि अभी मैंने ऊपर भी बताया है कि नॉर्मल कर्व एक बेल शेप्ड कर्व है और इसमें जो मिड पॉइंट होता है वो होता है एवरेज। 50% of observation will lie left to it and 50% of observation will lie right to it. It is the perfect normal curve। इसके अलावा जो स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं वो नॉर्मल कर्व नहीं होते हैं। उनकी शेप जो है कुछ इस तरीके से आ सकती है, जैसे कि लाइक दिस, या फिर इस तरीके से शेप आ सकती है। तो ये देखिए, ये बेल शेप्ड कर्व नहीं है, ये स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है।
इसी वीडियो में आगे हम जानेंगे कि ये किस तरीके के स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हैं। पहले हम कुछ नॉर्मल कर्व की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि नॉर्मल यदि कर्व है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये है, यदि आपका कर्व नॉर्मल है तो उसका जो मीन है, जो मीडियन है और जो मोड है वो तीनों ही बराबर होंगे। ठीक है फ्रेंड्स। सेकंड प्रॉपर्टी है बीटा वन एक रेशो है जो कि 0 के बराबर होगा, और बीटा वन को हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस which is based on moments। राइट फ्रेंड्स, देखिए इसका जो फॉर्मूला है वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बीटा वन को हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं यदि आप मोमेंट्स की हेल्प से निकाल रहे हैं। थर्ड सेंट्रल मोमेंट स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू टू क्यूब। देखिए फ्रेंड्स, ये थर्ड सेंट्रल मोमेंट है, ये सेकंड सेंट्रल मोमेंट है। यहाँ पर मैं rth सेंट्रल मोमेंट का फॉर्मूला लिख देता हूँ। म्यू आर इज इक्वल टू समेशन x माइनस एक्स बार रेज टू द पावर r डिवाइडेड बाई n। इस तरीके से आप कोई भी सेंट्रल मोमेंट निकाल सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है कि गामा वन विल ऑलवेज बी 0 इन केस ऑफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और गामा वन को हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, गामा वन इज इक्वल टू अंडर रूट बीटा वन होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि बीटा टू एक और रेशो होता है जो कि 3 के इक्वल होगा, और बीटा टू को हम कर्टोसिस के नाम से जानते हैं। और यदि आपको बीटा टू का फॉर्मूला लिखना है तो वो भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं बेस्ड ऑन मोमेंट्स। वो होगा फोर्थ सेंट्रल मोमेंट डिवाइडेड बाय सेकंड सेंट्रल मोमेंट रेज टू द पावर 2। इस तरीके से आप बीटा टू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ टाइप्स ऑफ स्क्यूनेस के बारे में बात करते हैं। टाइप्स ऑफ स्क्यूनेस कितने तरीके की होती हैं? देखिए, 2 तरह की होती हैं टाइप्स ऑफ स्क्यूनेस। एक तो होती है पॉजिटिव स्क्यूनेस, और दूसरी होती है नेगेटिव स्क्यूनेस। देखिए, जो पॉजिटिव स्क्यूनेस है उसका जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से आएगा, लाइक दिस। क्योंकि ये राइट हैंड साइड की तरफ स्क्यूड है, थोड़ा सा झुकाव है, इसलिए हम इसको पॉजिटिव स्क्यूनेस कहते हैं। और यदि नेगेटिव स्क्यूनेस है तो उसका जो ग्राफ है फ्रीक्वेंसी कर्व वो कुछ इस तरीके से आएगा। इस केस में जो मोड है वो आपका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे यहाँ पर लाई करेगा, z मीन आपका यहाँ पर लाई करेगा कहीं पर, और मीडियन इनके बीच में लाई करेगा। इस केस में जो z है मोड वो लेस होता है मीडियन से, और मीडियन भी लेस होती है मीन से, पॉजिटिव स्क्यूनेस के केस में। लेकिन नेगेटिव स्क्यूनेस के केस में ये हाईएस्ट पॉइंट है तो यहाँ पर आपका मोड लाई करेगा, यहाँ पर कहीं पर आपका मीन लाई करेगा, और इन दोनों के बीच में आपकी मीडियन लाई करेगी। तो इस केस में जो मीन है लेस देन मीडियन एंड लेस देन मोड, ये नेगेटिव स्क्यूनेस के केस में है। नाउ वी हैव टू लुक फॉर सर्टेन फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट द स्क्यूनेस। तो हम मेजर्स की बात कर लेते हैं, मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस। कौन कौन से फॉर्मूले हैं जो कि हम यूज़ करते हैं स्क्यूनेस को कैलकुलेट करने में। तो देखिए,
एब्सोल्यूट फॉर्मूले हैं एंड रिलेटिव फॉर्मूले। एब्सोल्यूट फॉर्मूले में देखिए आप, Sk is the notation of the skewness, x bar minus z, x bar is the mean and z is the mode. If mode is not well defined, then you can use this formula where md is the median. Second formula will be Sk is equal to, based on quartiles, third quartile plus second quartile minus 2 median. Third formula you can use, it is based on percentile, P90 plus P10 minus 2 median. Fourth formula based on deciles, D9 plus D1 minus 2m median. In case Sk is equal to 0, then you can say there is no skewness. If Sk is less than 0, then the distribution is negatively skewed, and if Sk is greater than 0, then the distribution is said to be positively skewed. चलिए, ये तो बात हो गई एब्सोल्यूट की। अब थोड़ा सा रिलेटिव मेजर्स भी देख लेते हैं। तो पहला रिलेटिव मेजर है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो इसका जो फॉर्मूला है वो होता है J इज इक्वल टू एक्स बार माइनस जेड डिवाइडेड बाई सिग्मा। एंड इन केस इफ मोड इज नॉट वेल डिफाइंड, then you can use J is equal to 3x bar minus median upon sigma. You can use this formula. The second relative coefficient or relative measure of skewness is Bowley's coefficient of skewness. Its formula is based on quartiles, so that's why the notation is JQ, Q3 plus Q1 minus 2 median divided by Q3 minus Q1. And third relative measure is Kelly's coefficient of skewness. We have two formulas for this. The one is Jk is equal to, J represents the coefficient of skewness and K represents Kelly's. Based on percentiles, the formula is P90 plus P10 minus 2 median divided by P90 minus P10. But if you are having deciles, then you can use the formula Jk is equal to D9 plus D1 minus 2 median and divided by D9 minus D1. तो ये दोनों फॉर्मूले आप यूज़ कर सकते हैं कैलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के लिए। ये परसेंटाइल बेस्ड है और ये डेसाइल बेस्ड है। सो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।